नमस्कार साथियों, मैं वैभव आज फिर से हमारे YouTube चैनल नरेटर अ ट्यूटर प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले वीडियो में हमने जो है मार्केटिंग मिक्स के फर्स्ट पी अर्थात उत्पाद अवधारणा की जो है विस्तार से चर्चा करी थी। उसके अंतर्गत हमने जाना किस प्रकार से जो है समाज है, समाज के अंतर्गत जो व्यक्ति हैं, व्यक्तियों की जो है आवश्यकताओं को हमने पहचाना। पहचानने के पश्चात जो है हमने उत्पाद बनाया। उस उत्पाद की हमने बी से ब्रांडिंग करी, पी से पैकेजिंग करी, एल से जो है लेबलिंग करी, अर्थात हमने जो है उसके बीपीएल को जानने का प्रयास किया। आज जो है साथियों में मार्केटिंग मिक्स के सेकंड पी अर्थात जो है प्राइस के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। तो साथियों, आज जो है मार्केटिंग मिक्स का जो सेकंड पी है प्राइस, उसके बारे में जो है विस्तार से जानेंगे। प्राइस एक्चुअल में होता क्या है? प्राइस अर्थात मूल्य। साथियों, जो उत्पाद हमने उस दिन बनाया था, उस उत्पाद की ही जो है हम प्राइस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यदि हमसे जो है 2 नंबर के अंदर छोटी सी डेफिनेशन पूछी जाए कि मार्केटिंग मिक्स के अंतर्गत जो है प्राइस को जो है, या जो मूल्य निर्धारण है, जो प्राइस डिटर्मिनेशन है, उसको जो है आप समझाइए, उससे आप क्या समझते हैं, उससे क्या तात्पर्य है। तो साथियों, इसकी छोटी सी डेफिनेशन जो बनती है वो ये बनती है कि मूल्य से तात्पर्य उस राशि से है जिसका कि भुगतान ग्राहक द्वारा किसी भी उत्पाद या सेवा को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अर्थात ग्राहक द्वारा किया गया वह भुगतान जिसके भुगतान के पश्चात वह उस उत्पाद या सेवा को प्राप्त करने में सक्षम हो जाए। ठीक बात है, क्लियर है? उम्मीद है यहां तक ये चीज समझ में आई होगी आपको। तो साथियों, इस प्रकार जो है प्राइस को हम परिभाषित कर लेते हैं। उसके बाद क्या आता है? तो साथियों, जब कभी भी जो है कोई एक विपणन करता या जो उत्पादन करता किसी भी एक उत्पाद या सेवा के मूल्य को निर्धारित करता है, तो वह जो है उसके लिए बहुत ज्यादा एक चैलेंजिंग टास्क होता है, एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। क्यों? क्योंकि साथियों, आप देखिए, जब भी कभी कोई एक उत्पाद होता है, उसकी सफलता और असफलता जो है उसकी कहीं ना कहीं प्राइस के ऊपर भी जो है वो निर्भर करती है। और वो जो प्राइस होती है, उस प्राइस के अंतर्गत क्या होता है कि जो है उसकी सारी की सारी लागतें उसके अंदर समावेशित होती हैं, गवर्नमेंट को चुकाया जाने वाला कर उसके अंदर समावेशित होता है, उसके अंदर जो है वो जो विपणन करता है या जो उत्पादन करता है उसका जो लाभ है वो भी जो है कहीं ना कहीं निहित होता है। ठीक बात है। अब वो जो लाभ होता है, उस लाभ के अंतर्गत, उस लाभ के माध्यम से ही जो है वो अपनी जो वर्तमान और जो भावी नीतियां या योजनाएं हैं उनको जो है वो क्रियान्वित कर पाता है। ठीक है, मान करके चलते हैं कि आज जो है कोई भी एक कंपनी है, XYZ लिमिटेड कोई भी एक कंपनी है, उसके आज कुछ उत्पाद हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि जो है आज का उत्पाद जो है ये मार्कर है। आगे भविष्य में जो है वो क्या करना चाहते हैं? डस्टर भी बनाना चाहते हैं, ऐसे जो है कुछ एक बोर्ड्स वगैरह भी बनाना चाहते हैं। लेकिन वर्तमान में तो जो उनकी पूंजी सीमित थी, तो आज जो है वो केवल इसमें ही काम कर रहे हैं, केवल मार्कर बना रहे हैं। ठीक है, अब जब आगे जो है उनको नए नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो पैसा भी कहां से निकलेगा? उस प्रॉफिट में से निकलेगा, जो कि जो है मूल्य के अंतर्गत जो है वो निहित होगा। ठीक बात है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो किसी भी उत्पाद का मूल्य निर्धारण होता है वो जो है एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि किसी भी जो संस्था होती है उसके वर्तमान और जो भावी नीतियां हैं, भावी जो योजनाएं हैं या जो परियोजनाएं हैं, वो जो हैं उसके द्वारा प्रभावित होती हैं। ठीक बात है। अब क्या होता है साथियों, जैसे मान करके चलते हैं कि कोई एक प्रोड्यूसर है, एक उत्पादन करता है, और ये क्या है? एक उपभोक्ता है। तो इससे इसके बीच में जो है मध्यस्थ होते हैं ना, कुछ एक मध्यस्थ होते हैं। मान लेते हैं ये तो जो है रिटेलर होता है, ये जो है अपना होलसेलर होता है, ये दुकानदार होता है, और दुकानदार जिससे माल खरीदने जाता है उसको हम क्या बोल देते हैं? होलसेलर बोल देते हैं। एक बार कभी हम यहाँ पर इतना सा ही समझते हैं, आगे जो है हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर या जो आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन है उसके अंदर इसको विस्तार से जानेंगे। ठीक है, अब ये जो दुकानदार है, ये तो हो जाता है कौन? हमारा प्रोड्यूसर, जिसने उत्पादन करता है, जिसने प्रोडक्ट को बनाया, और ये है कस्टमर या कंज्यूमर, हम जिसने की जो है माल खरीद के लेकर गया, जिसका हम जो है उपभोग करने वाले हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, हम मान के चलिए इस सेगमेंट की ही बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जो है ग्राहक दुकानदार से जब माल खरीदता है, ठीक है, तो जो है मान करके चलते हैं कि जो है वो कुछ एक डिस्काउंट की मांग करता है। ठीक है, कि भाई आप जो है हमें कुछ डिस्काउंट ही दे दीजिए, किसी भी तरह का कोई ऑफर ही दे दीजिए। ठीक है, या हम जो है मान करके चलते हैं उधार में आप जो है हमको माल दे दीजिए, तो उधार के लिए किसी प्रकार की कोई आपकी पॉलिसी हो तो वो बता दीजिए। ठीक है, तो जो है इस ड्यूरेशन के बीच में भी जो है कहीं ना कहीं जो है हमको मूल्य जो है उसको बीच में केंद्र में रख करके जो है वो निर्धारित करना होता है। अब ये क्या करता है? जैसे दुकानदार है, मान करके चलते हैं कि इसकी मंथली जो है बिकती तो 10 यूनिट है। ठीक है, कितनी यूनिट बिकती है भाई? मान के चलते हैं महीने की कितनी यूनिट बिकती है? 100 यूनिट बिकती है। लेकिन होलसेलर बोलता है कि आप जो है 500 यूनिट महीने की खरीद लो।
हम क्या करेंगे, आपको जो प्राइस है, मान करके चलते हैं किसी भी एक यूनिट का प्राइस कितना है, 2 रुपए है, ठीक है, 2 रुपए में आप 100 यूनिट खरीदते हो, ठीक है, आप 500 खरीदो एक महीने की, हम क्या करेंगे, आपको जो है वो 1.5 रुपए में दे देंगे, ठीक है, ये मान के चलिए 1.5 रुपए तो बहुत कम हो जाता है, 1 रुपए 90 पैसे में दे देंगे, ठीक बात है, समझ रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि जब आप किसी को डिस्काउंट ऑफर करते हो तो वो डिस्काउंट का मार्जिन भी जो है आपको कहीं ना कहीं किसके अंदर रखना होता है, वो भी जो है आपको प्राइस के अंतर्गत जो है वो रखना होता है, ठीक है। तो जो उधार की शर्तें हैं या जो छूट के प्रावधान हैं वो भी जो है किसके अंदर निहित होते हैं, वो भी जो है कहीं ना कहीं प्राइस के अंदर ही जो है वो निहित हो जाते हैं, ठीक बात है। अब साथियों हम जो है बात कर लेते हैं, हम जो है चर्चा कर लेते हैं कि प्राइस को जो है किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है। साथियों जब भी कभी जो है प्राइस को निर्धारित किया जाता है या मूल्य को जो निर्धारित किया जाता है, प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है, तो बहुत से ऐसे तत्व होते हैं जिनका की जो है डीप एनालिसिस किया जाता है। ऐसे बहुत से जो है कोर कंपोनेंट्स होते हैं जिनका जो है डीप एनालिसिस होता है, गहन अध्ययन विश्लेषण जो है वो किया जाता है। ऐसे कौन कौन से तत्व होते हैं, ऐसे कौन कौन से कारक होते हैं, उनके बारे में जो है विस्तार से जान लेते हैं, जिनके पश्चात जो है प्राइस का डिसीजन लिया जाता है, प्राइस की जो है डिसीजन मेकिंग जो है वो की जाती है, ठीक है। तो उसके अंदर देखिए अब सबसे पहला जो पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है हमारा वस्तु की लागत, अर्थात कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है। अब अभी मैंने आपको बताया था कि जो एक प्रोड्यूसर जब किसी भी उत्पाद को बनाता है तो उस उत्पाद को बनाने से लेकर और जो है ग्राहक तक पहुंचाने के बीच में जो है भिन्न भिन्न प्रकार की, नाना प्रकार की जो है लागतें लगती हैं। जैसे हमने बात किया था रॉ मटेरियल की बात करी थी, हमने पिछले वीडियोस में भी जो है रॉ मटेरियल की बात करी थी। मान के चलिए जो श्रमिक काम कर रहे हैं उस रॉ मटेरियल को अंतिम उत्पाद बनाने में या फिनिश्ड गुड बनाने के अंदर जो श्रमिक काम कर रहे हैं, जो लेबर काम कर रहे हैं, उनकी भी जो है हमको सैलरी और वेजेस भी हमको पे करने होते हैं। जहां पे वो फैक्ट्री लगी हुई है उसका भी जो है हमको क्या करना होता है, मान के चलिए हमको रेंट भी पे करना होता है, या हमने जो है बाजार से लोन वगैरह अगर उठाया हुआ है या शेयर्स वगैरह जो हमने दिए हुए हैं तो उसका भी जो है हमें कहीं ना कहीं उनके लिए जो है प्रतिफल हमको चुकाना होता है, ठीक बात है। तो उन सब चीजों की कीमत भी जो है कहीं ना कहीं किसके अंदर निहित होती है, एक उस उत्पाद या सेवा की जो है मूल्य के अंदर ही निहित होती है, ठीक बात है। भाई निकलेगा कहां से, उन सारे खर्चे निकलेंगे कहां से, उस उत्पाद या सेवा को विक्रय करने के पश्चात ही जो है उसके अंदर जो है वो डिवाइड हो जाते हैं, ठीक बात है। उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा आपको। तत्पश्चात क्या होता है, जब प्रोडक्ट बन गया, अंतिम जो उत्पाद बन जाता है उसकी क्या करते हैं हम, ब्रांडिंग करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, लेबलिंग करते हैं, कुछ खर्चा उनके अंदर भी आता है, ठीक है। उसके बाद में जो ग्राहक होता है, समाज में जो उपलब्ध व्यक्ति है, ठीक है, तो समाज तक उस उत्पाद को पहुंचाया किस माध्यम से जा रहा है, तो जो मध्यस्थ हैं उन मध्यस्थ का भी जो है कुछ ना कुछ मार्जिन होता है, ठीक है। फिर जागरूक किस प्रकार से हो कोई भी ग्राहक हमारे उत्पाद के प्रति, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रमोशंस करते हैं, तो जो प्रमोशंस करते हैं उसमें भी जो है कहीं ना कहीं खर्चा आता है, ठीक है। तो उन सारी जो अलग अलग प्रकार के जो खर्चे होते हैं, ठीक है, वो जो क्या हो जाता है, वो किसी भी एक उत्पाद का क्या हो जाता है, उसकी एक लागत हो जाती है। तत्पश्चात हम क्या करते हैं, जब फाइनल कॉस्ट निकल करके आ जाती है उसके पश्चात हम गवर्नमेंट को चुकाए जाने वाला टैक्स और जो इनके विपणनकर्ताओं उत्पादनकर्ताओं के द्वारा वसूला जाने वाला या प्राप्त किया जाने वाला जो प्रॉफिट होता है वो उसके बाद में आता है। तो वो जब चीजें बन जाती है वस्तु की लागत के बाद में, इसमें जब टैक्स, गवर्नमेंट को चुकाया जाने वाला टैक्स और प्रॉफिट जब ऐड हो जाता है, उससे क्या चीज निकल के आ जाती है, उससे हमारी जो है प्राइस निकल करके आ जाती है, ठीक बात है। समझ में आया यहां तक आपको। तो पहला तो जो फैक्टर जो है उस चीज को प्रभावित करने वाला होता है, या जो तत्व जिसको की जो है विश्लेषण करते हैं, वो क्या चीज हो जाती है, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट हो जाती है, वस्तु की लागत हो जाती है। दूसरा देख लीजिए आप, दूसरा हो जाता है उपयोगिता और मांग, यूटिलिटी एंड डिमांड। साथियों जो भी कोई प्रोडक्ट हम बना रहे हैं या उत्पादनकर्ता द्वारा बनाया जाने वाला जो भी कोई प्रोडक्ट है, उसकी क्या यूटिलिटी है, वो किस प्रकार से जो है काम में आ सकता है, उसको हम उपभोग किस प्रकार से कर सकते हैं, वो भी जो है कहीं ना कहीं किस चीज को प्रभावित करता है, मूल्य को प्रभावित करता है, ठीक है। उपयोगिता और जो मांग है परस्पर एक दूसरे के ऊपर जो है निर्भर करती हैं, एक दूसरे को परस्पर जो है वो प्रभावित करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, अभी हाल ही में जो है कोविड-19 आया था, कोरोना वायरस आया था, ठीक है। तो इस ड्यूरेशन में क्या था कि जो मास्क है, मास्क को जो है मोस्टली कौन यूज किया करते थे, या तो डॉक्टर्स जो है सर्जरी के दौरान यूज में लिया करते थे, या जब भी कभी कोई एक ऐसा वायरल या इन्फेक्शन वाली ऐसी कोई डिजीज आया करती थी तो उस टाइम पे यूज किया करते थे, ठीक है। कोरोना भी हालांकि जो है एक फैलने वाला जो है डिजीज था, ठीक है।
स्प्रेड होने वाला डिजीज था, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, मास्क को यूज किया। अब जो है वर्ल्ड वाइड जब ये चीज बिकने लगी है तो उससे क्या हुई, उसकी कहीं ना कहीं मांग बढ़ी है। और जो मांग बढ़ी है, मांग क्यों बढ़ी है, क्योंकि उसकी जो है कहीं ना कहीं उपयोगिता है, उसका यूज है। ठीक है भाई, बिना मास्क मान लेते हैं भाई, ठीक है कि उसको नहीं रोक पाया, लेकिन कहीं ना कहीं 90% तक उसको जो है कंट्रोल करने के, या उसको जो व्यक्ति है, ठीक है, या जो टारगेटेड पर्सन है, उससे जो है दूर रखने में सक्षम तो था। ठीक है, तो जो कहीं ना कहीं क्या होता है, मांग और जो उपयोगिता है वो भी क्या करती है, परस्पर एक दूसरे के ऊपर निर्भर करती है। ठीक बात है, ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तीसरा पॉइंट देख लीजिए, अपन बात कर लेते हैं कि सरकारी नियम व नीतियां, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। साथियों, जब भी कभी कोई एक ऐसा प्रोडक्ट हो जो कि एक जनमानस के लिए या समाज के लिए जो है कल्याण के लिए बनाया जाता है, ठीक है, या जो उनके कल्याण के लिए अति आवश्यक होता है, तो सरकार क्या करती है, उसके बीच में हस्तक्षेप करते हुए क्या करती है, उसके मूल्य को भी जो है कहीं ना कहीं विनियमित करती है, रेगुलेट करती है। ठीक है, किस प्रकार से, एग्जांपल देख लेते हैं अपन। जैसे हमने जो है जेनेरिक दवाइयों का नाम सुना होगा। ठीक है, तो जेनेरिक दवाइयां जो कि जो है हर किसी के लिए आवश्यक होती है। भाई अमीर आदमी के लिए तो जो है कोई भी आप कीमत निर्धारित करो वो खरीद लेगा, लेकिन व्हाट अबाउट द पुअर पर्सन, ठीक है, वो जो अंतिम व्यक्ति है, समाज में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति है, वो उसको किस प्रकार से खरीद पाए। तो उसके लिए जो न्यूनतम से न्यूनतम राशि जो है निर्धारित की जाती है, वो क्यों की जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा बीच में हस्तक्षेप किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है वो भी जो है प्राइस को जो है कहीं ना कहीं रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे अभी हाल ही में अपन पिछले वापस से कोरोना वाले एग्जांपल को ले लेते हैं कि जो मास्क और सैनिटाइजर्स थे, ठीक है, इसके अलावा और भी जो है बहुत से विभिन्न प्रकार के जो है ऐसे उत्पाद थे जिनको भी जो है राजस्थान सरकार द्वारा अपने जो आवश्यक वस्तुओं का जो अधिनियम है उसके अंदर संशोधन किया गया और कुछ एक उत्पादों को उसके अंतर्गत डाला गया, ताकि वो जो किसको प्राप्त हो सके आसानी से, जो है एक जो गरीब तबका है वहां तक भी जो है उसकी पहुंच जो है वो सुनिश्चित हो सके। ठीक बात है, उम्मीद है ये पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से जो है गवर्नमेंट के रूल्स और जो रेगुलेशंस हैं वो भी जो है किसी भी एक प्रोडक्ट या सर्विस की प्राइस को जो है वो वेरी करते हैं। ठीक बात है, उसके बाद में देखिए आप नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं अपन, मूल्य निर्धारण का उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। ठीक है, जब भी कभी कोई एक व्यवसायिक गतिविधि की जाती है तो उसके पीछे अंततः जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। ठीक बात है भाई, ग्राहक की संतुष्टि के साथ में अधिकतम लाभ कमाना, किसी भी व्यवसाय का जो है वो अंतिम उद्देश्य तो यही होता है। ठीक है, अब मूल्य निर्धारण का उद्देश्य भी क्या है तो प्रॉफिट कमाना ही, लेकिन हम प्रॉफिट को जो है वो अल्पकाल में कमाना चाहते हैं, अर्थात शॉर्ट टर्म में कमाना चाहते हैं, या जो है हम लॉन्ग टर्म में कमाना चाहते हैं, या जो है हम दीर्घकाल के अंदर कमाना चाहते हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म के अंदर प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसको काफी ज्यादा ऊंचा रखते हैं। ठीक है, और यदि हम जो है चाहते हैं कि नहीं, हम पहले क्या करें कि हमारे बाजार के अंदर जो है हम एकाधिकार को स्थापित कर लें, और एकाधिकार को स्थापित करने के पश्चात जो है जब बाजार में बिकने वाली अगर 1000 यूनिट हैं, 1000 इकाइयां हैं, उनके अंदर जब अधिकतम आधिपत्य हमारे उत्पादों का होगा, मान करके चलते हैं कि जो 50% प्लस जो है हमारे ही उत्पाद अगर बिकने लगेगा तो उससे जो है हमें कहीं ना कहीं जो है वो प्रॉफिट अधिक से अधिक कमाने में आएगा। तो जो उद्देश्य होता है मूल्य निर्धारण का वो क्या हो जाता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो है इस प्रकार से हो जाता है। मान लेते हैं ऐसे कोई प्रोडक्ट है, जैसे बिस्किट का पैकेट ही है, ठीक है, और बिस्किट का प्रोडक्ट जो है, बिस्किट का जो पैकेट है उसको हमारा कॉम्पिटिटर दे रहा है कितने में, 5 रुपए में दे रहा है ना। तो हमने क्या किया कि मान करके चलते हैं कि अगर हमको शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाना है तो हमने क्या करा, सेम क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट है उसकी हमने प्राइस क्या रखी, मान लेते हैं हमने 10 रुपए रखी, अगर हमें शॉर्ट टर्म में अधिकतम से अधिकतम प्रॉफिट कमाना है। और वही अगर हमें लॉन्ग टर्म में अगर प्रॉफिट कमाना है तो हमने क्या करा, प्रोडक्ट की प्राइस को कितना रख दिया, केवल 5 रुपया ही रखा। ठीक बात है, इससे हम क्या करेंगे, मार्केट में कहीं ना कहीं जो है कॉम्पिटिटर के बीच में कॉम्पिटिशन को क्रिएट करेंगे। ठीक बात है, अब देखिए आपको नेक्स्ट पॉइंट में बताता हूं अच्छा सा। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाता है हमारा, बाजार में प्रतियोगिता की सीमा। अर्थात कंपटीशन इन मार्केट। ये भी चीज जो है कहीं ना कहीं क्या करता है, हमारी प्राइस को जो है वो फ्लक्चुएट करता है, या जो है उसकी प्राइस के ऊपर क्या करता है, कहीं ना कहीं जो है प्रभाव डालता है। किस प्रकार से, देखिए
अभी जैसे साथियों मैंने बात करी थी यहाँ पे एक बिस्किट के पैकेट की, तो चलिए अपन एग्जांपल भी किसका ले लेते हैं, इसी का ले लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि जो है मैंने कोई एक बिस्किट का पैकेट बनाया। अब इस पैकेट के अंदर जो है मेरे को कितना तो जो है क्वांटिटी देना है, कितने नंबर ऑफ बिस्किट के पीसेस देने हैं और उसकी प्राइस क्या रखनी है, उसमें मेरी हेल्प कौन कर देगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेरा कॉम्पिटिटर कर देगा। कैसे भाई, जो उत्पाद मैं बनाना चाह रहा हूं सेम वैसा ही उत्पाद मेरा कोई ना कोई कॉम्पिटिटर कंपनी तो जो है बना रही होगी। ठीक है भाई, जो मेरी प्रतियोगी कंपनी है वो उस उत्पाद को बना रही होगी, तो वो उस पैकेट के अंदर कितना तो जो है क्वांटिटी दे रही है और उस क्वांटिटी को जो है वो कितनी प्राइस में दे रही है। मान लेते हैं कि जो बिस्किट का पैकेट है, मेरे कॉम्पिटिटर्स जो हैं, कोई भी कॉम्पिटिटर ले लेते हैं अपन, जैसे मैं बिस्किट ही बना रहा हूं तो मैं बात कर लेता हूं पार्ले जी की। पार्ले जी की अगर मान लेते हैं अपन 50 ग्राम जो है वो बिस्किट दे रहा है, कितने में, 5 रुपए में। ठीक बात है। अब मेरे लिए क्या बन गया, ये बेस बन गया, ये आधार बन गया कि मेरे को क्वांटिटी कितनी रखनी है, 50 ग्राम के आसपास, और प्राइस भी क्या रखनी है, 5 रुपए के आसपास। अब मैंने क्या करा कि 50 ग्राम जो है वो प्राइस डिसाइड कर ली, सॉरी जो क्वांटिटी डिसाइड कर ली कि मेरे को कितना देना है, 50 ग्राम ही देना है। अब मैं 50 ग्राम दे रहा हूं, लेकिन प्राइस को क्या मैं कम करूं, 5 रुपए से तो मैं क्या ही कम करूं। ठीक है, तो मैंने क्या करा कि जो है प्राइस तो रखी मेरी 5 रुपए ही, लेकिन उत्पाद जो है या जो क्वांटिटी थी इसको मैंने क्या करा, 10 ग्राम बढ़ा दिया। इसको बढ़ाने के पीछे मेरा कारण क्या था, मेरा कारण यह था कि जो है ग्राहक कहीं ना कहीं इस चीज से आकर्षित हो और मेरे उत्पाद को खरीदना प्रारंभ करे। ठीक बात है, ये चीज हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है साथी क्या हो जाती है, बाजार में जो प्रतियोगिता है उसकी सीमाओं का भी जो है वो हम जो है कहीं ना कहीं ट्रेस कर पाते हैं। उसके बाद में जो है हम कंपटीशन के अंदर जो है वो कंपीट कर पाते हैं। ठीक बात है। उसके बाद में देखिए आप नेक्स्ट पॉइंट आता है साथियों, विपणन की पद्धतियां, मेथड्स ऑफ मार्केटिंग। साथियों हमने बात करी थी कि जब रॉ मटेरियल से हमने फिनिश्ड गुड को बना लिया, फिनिश्ड गुड को हमने ब्रांडिंग कर ली, पैकेजिंग कर ली, लेबलिंग कर ली, उसके पश्चात क्या करते हैं, हमको जब उस उत्पाद को ग्राहक की जागरूकता में या ग्राहक की नॉलेज में लेकर के आना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं प्रवर्तन करते हैं। हम उसके लिए क्या करते हैं, कहीं ना कहीं प्रमोशन करते हैं। और जहां ये जो हम प्रवर्तन करते हैं या प्रमोशन करते हैं, उसके अंदर भी जो है कहीं ना कहीं क्या होती है, उस प्रोडक्ट की जो है प्राइस जो है वो निहित हो जाती है। कैसे कि मान करके चलते हैं, हम जो है न्यूज़पेपर के अंदर ऐड देते हैं, फ्रंट पेज के अंदर जो है हमारे प्रोडक्ट का हम ऐड दे रहे हैं, मान के चलते हैं वहां पे 10 लाख रुपए का हमको जो है चार्ज कर दिया गया। ठीक है, तो वो 10 लाख रुपए निकलेगा कहां से, तो पर पीस या जो पर यूनिट जो प्रोडक्ट है उसके अंदर क्या हो जाती है, वो जो मार्केटिंग की जा रही है उसकी प्राइस जो है कहीं ना कहीं पर यूनिट प्रोडक्ट के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं एड ऑन हो जाती है। या जैसे मान करके चलते हैं, हम किसी भी एक प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए किसी सेलिब्रिटी की हेल्प लेते हैं, तो सेलिब्रिटी द्वारा जो चार्ज किया गया जो अमाउंट है वो भी जो है कहीं ना कहीं किसके अंदर डिवाइड हो जाता है, वो भी जो है कहीं ना कहीं पर यूनिट प्रोडक्ट की प्राइस के अंदर जो है कहीं ना कहीं एड ऑन हो जाता है। जैसे अपन एग्जांपल ले लेते हैं कि जो कोल्ड ड्रिंक की 300 ml वाली बोतल आती है वो जो है 12 से 15 रुपए की आती है। अब उसकी कॉस्टिंग तो कितनी आती है, 3 या 4 रुपए मैक्सिमम आती है। ठीक है, अब 3 या 4 रुपए से अब हमसे जो चार्ज किया जाने वाला 12 या 15 रुपया है, उसके बीच में कितना बड़ा मेजर डिफरेंस आ गया। परसेंटेज के अंदर देखोगे तो लगभग 300% के आसपास उसका जो है प्राइस के अंदर वो चीज आ जाती है। लेकिन वो जो चीज है, वो जो इतना बड़ा चेंजेस आया कि भाई कॉस्ट तो इतनी सी थी, अब हमसे वसूली इतनी जा रही है, तो उसके बीच का जो मार्जिन है वो मोस्टली कहां निकल जाता है, वो निकल जाता है विपणन की पद्धतियों में। वो जो है सेलिब्रिटीज के द्वारा जो चार्ज किया गया अमाउंट है उसके अंतर्गत वो चीज आ जाती है। ठीक है, तो वो भी चीज जो है फर्दर कहां पे डिवाइड हो जाती है, फिर पर यूनिट जो प्रोडक्ट है उसके अंदर जो है वो चीज डिवाइड हो जाती है। तो साथियों इस प्रकार हमने जाना कि मार्केटिंग का जो सेकंड पी है, जो प्राइस है या जो मूल्य है, वो क्या होता है, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। पहला हमने देखा कि वस्तु की लागत हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। दूसरा हमने देखा उपयोगिता और मांग अर्थात यूटिलिटी और डिमांड। तीसरा हमने देखा सरकारी नियम व नीतियां, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। चौथा हमने देखा मूल्य निर्धारण का उद्देश्य कि हमारा जो है प्राइस को डिटरमाइन करने का जो है वो ऑब्जेक्टिव क्या है, हम शॉर्ट टर्म में उससे प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं या जो हम लॉन्ग टर्म के अंदर उससे प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं। पांचवा हमने देखा कि जो है बाजार में प्रतियोगिता की सीमाएं क्या क्या हैं, कि जो बाजार में एग्जिस्टिंग ऑलरेडी कंपनीज हैं वो किस क्वांटिटी के अंदर जो है कितनी प्राइस जो है वो ऑफर कर रही है, या जो कितनी प्राइस के अंदर जो है कितनी क्वांटिटी को जो है वो मार्केट में प्रोवाइड करवा रही है। तो वो जो है हमारे लिए कहीं ना कहीं बेस बन जाता है। ठीक है, उसके बाद में हमने नेक्स्ट देखा कि जो है विपणन की पद्धतियां क्या क्या हो जाती हैं, मार्केटिंग की जो है वो मेथड्स कौन कौन से हो जाते हैं। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार जो है हमारा सेकंड पी यहाँ पर जो है समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर जो है हम चर्चा करने वाले हैं तीसरे पी अर्थात प्लेस की। थैंक यू सो मच।